नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान युग में। दोस्तों, आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर का। इसमें हमारे जो टॉपिक रह गए थे फर्स्ट पार्ट में उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती। तो दोस्तों, ये दो ध्रुवीयता कौन थी? ये दो ध्रुवीय थे सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनको चुनौती गुट निरपेक्षता ने दी। गुट निरपेक्षता को पूरी दुनिया में एक तीसरे विकल्प के रूप में देखा गया, क्योंकि शीत युद्ध ने पूरे विश्व को दो गुटों में बांट दिया था। तब गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लतीनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं होने का। दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति में ना मिलने से मतलब यह था दोस्तों कि जो भी इन महाशक्तियों में नहीं मिलना चाहता, जिन्हें महाशक्तियां अपने जोर से या शक्ति से अपने खेमे में मिला रही थी, वो उनके पास एक तीसरा विकल्प आया। वो थी गुट निरपेक्षता, कि वह उसमें शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैंने नव स्वतंत्र देशों की बात की कि नव स्वतंत्र देशों के पास भी एक तीसरा विकल्प था। ये इसलिए मैंने कहा दोस्तों, नव स्वतंत्र देश वो देश थे जो हाल ही में आज़ाद हुए थे उपनिवेशवाद से और साम्राज्यवाद से। तो वो देश नहीं चाहते थे कि वो दोबारा किसी महाशक्ति में सम्मिलित हो जाए और फिर से गुलाम हो जाए। इसलिए ऐसे देशों के पास एक तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्षता का, कि ये इन दोनों महाशक्तियों से हटके अपना विकास कर सके और किसी की गुलामी ना करे। दोस्तों, सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के बीच एक सफल बैठक हुई जिसका समर्थन इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इसका जोरदार समर्थन किया था। बाद में ये पांच नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी, इसलिए इन्हें इनका संस्थापक भी कहा गया। दोस्तों, गुट निरपेक्षता की प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और ये सम्मेलन शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और नव स्वतंत्र देशों को निर्गुट आंदोलन में शामिल करने के लिए किया गया था। मतलब ये दोनों इनके मेन काम थे गुट निरपेक्षता के। निर्गुट आंदोलन दोस्तों वो आंदोलन होते हैं जो किसी गुट में नहीं मिलते। मतलब सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इनके अपने दो अलग अलग गुट हैं। तो जो इन दो गुटों में नहीं मिलता वो निर्गुट हो गया। मतलब अगर वो गुट निरपेक्षता में मिल जाते हैं तो वो निर्गुट देश कहलाएंगे। तो इसीलिए नव स्वतंत्र देशों को निर्गुट आंदोलन में शामिल करना भी सम्मिलित हुआ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों, ये आर्थिक व्यवस्था क्या है? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था दोस्तों, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ और इसमें जितने भी देश शामिल हुए वो ज़्यादातर देश अल्प विकसित थे। उन्हें इस अल्प विकसित देश होने का दर्जा प्राप्त था और इनकी मुख्य चुनौती थी ये आर्थिक रूप से अधिक विकास करना और जनता को गरीबी से निकालना। दोस्तों, ये अल्प विकसित देश थे आर्थिक रूप से, क्योंकि ये नव स्वतंत्र देश थे और ये दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्तियों से नहीं मिले थे, इसलिए अल्प विकसित थे और ये आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसलिए गुट निरपेक्ष की सबसे मुख्य चुनौती यह थी कि वो उन्हें आर्थिक रूप से अधिक विकास कराना था, आर्थिक रूप से मजबूत बनना था ताकि उनका विकास हो सके और जनता को गरीबी से निकालना था। क्योंकि आर्थिक रूप में स्वतंत्र ना रहने पर उन्हें धनी देशों पर आश्रित रहना पड़ता और आश्रित रहने का मतलब था कि दोनों महाशक्तियों में से किसी महाशक्ति के खेमे में मिल जाना, जो कि वो नहीं चाहते थे। गुट निरपेक्षता आंदोलन का मतलब ही यही था कि वे दोनों महाशक्तियों से, दोनों खेमों से बच के अपना विकास अलग करना। इसीलिए सन 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का सुझाव पेश किया गया। तो आर्थिक विकास के लिए सन 1972 में वैश्विक व्यापार प्रणाली में जो सुधार पेश किया गया था, उन पे कुछ बातों पर बहुत गौर किया गया और वो बातें थी कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका उपयोग पश्चिम के विकसित देश करते हैं। मतलब
कि जो अविकसित देश हैं उनका पूरा नियंत्रण होगा, स्वामित्व होगा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर। वह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बेचकर या अपने उद्योगों के द्वारा उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ना कि उसका इस्तेमाल पश्चिम के विकसित देश करेंगे ज़बरदस्ती। वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें बेच भी सकते हैं पश्चिम के लोगों को, और उसके बदले वो कुछ अर्न कर पाएंगे, तो जिससे उनका आर्थिक विकास होगा। दूसरा सुझाव था दोस्तों कि अविकसित देश पश्चिम देशों के बाजार तक पहुंच सकेंगे। वे अपना सामान उन बाजारों में बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार लाभदायक होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो अविकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो पश्चिम देशों के मार्केट में जाकर वहां जाकर अपना सामान बेच सकेंगे, जिससे कि उन्हें पूरा प्रॉफिट होगा, पूरा लाभ होगा, जिससे उनका आर्थिक व्यापार होगा। क्योंकि जो बिचौलिए होते थे, जो यहाँ से ले जाकर अपने देश में सामान बेचते थे, तो जहाँ से ये खरीदा जाता था जिन अविकसित देशों से, उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं दिया जाता, उन्हें औने पौने दामों में उनसे खरीदा जाता था। तो सीधे बाजार तक पहुंच सकने से उनका लाभ डबल हो जाता है, जिससे कि उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचा। तीसरा है दोस्तों, अविकसित देशों द्वारा पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत में भी कमी हो। तीसरा सुझाव ये पेश किया गया था कि अविकसित देशों द्वारा पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत में कमी होगी और अविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। इसका मतलब है दोस्तों, जो भी अविकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको पश्चिमी देशों द्वारा जो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी कि जो सामान मंगाए जाएंगे और जो उसकी लागत होगी वो पहले बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसमें कमी लाने की बात की गई है कि उसमें कमी हो, उसका कॉस्ट ज़्यादा ना हो, ताकि अविकसित देश भी उसका इस्तेमाल कर सके और खुद का विकास कर सकें। दोस्तों, पहले सम्मेलन जो कि 1961 में हुआ था, उसमें जो आर्थिक मुद्दे थे उस पर अधिक गौर नहीं किया गया, उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया। पर सन 1970 के दशक के मध्य तक जो आर्थिक मुद्दे थे वे प्रमुख हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह के रूप में परिवर्तित हो गया, जिससे कि अविकसित देशों ने विकास किया। दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि भारत ने शीत युद्ध में अपनी क्या भूमिका निभाई, उसकी क्या भूमिका थी। दोस्तों, भारत ने शीत युद्ध में बहुत ही सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के गुटों से पृथक रखा, और दूसरा यह कि भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेल में जाने का जोरदार विरोध किया। दोस्तों, भारत भी खुद 1947 में उपनिवेशों से आज़ाद हुआ था, वो भी एक नव स्वतंत्र देश ही था, तो वो उसने खुद को भी महाशक्तियों से बचाया, और जो दूसरे भी नव स्वतंत्र देश थे उनको भी दूसरे खेमे में जाने का जोरदार विरोध किया और उन्हें निर्गुट आंदोलन में आने के लिए जोर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दुनिया को बताया था कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, उसके पलट गुटनिरपेक्षता तो शीत युद्ध के काल में जो दो महाशक्तियां थी उनकी जगह को ढीली करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने वाला पक्ष था। भारत ने दोनों गुटों का मतलब सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके मतभेदों को कम करने की कोशिश की और युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत ने दोनों गुटों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने क्या किया दोस्तों कि जब भी दोनों महाशक्तियों के बीच में संवाद खत्म हो जाते थे किसी भी रीजन से, तो वो उनके बीच में संवाद कायम करता था ताकि दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति ना हो। दोस्तों, भारत खुद तो ऐसे कामों में संलग्न का मतलब शामिल था, और इसके साथ साथ भारत ने गुट निरपेक्ष में शामिल जितने भी देश थे सबको ऐसे कामों में शामिल रखा, उन्हें संलग्न रखा कि वो भी इन सब में सक्रिय रूप से भाग लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और नई वीडियो बना के लाती रहूँ। थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।